वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू डिफेंस तैयारी। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वह है प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि आखिर क्या है प्रियम्बल, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा भारत का संविधान है उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को शो करता है, बताता है शॉर्ट में। कैसे हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भारतीय संविधान है, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, उसको एक शॉर्ट में इंटरप्रेट करने में, समझने में कैसे हेल्प करता है। और आखिर क्यों हमारे जो प्रियम्बल है उसको द की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की कुंजी आखिर इसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, बेसिक अगर हम समझना जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स हो गए, लॉज हो गए, यानी कानून और निर्देश हैं जिससे कोई भी कंट्री फंक्शन करती है, जो उसकी गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, हर चीज़ों को लीगैलिटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी भी कंट्री के फंक्शनिंग में, उसके कार्य करने में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप मोस्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है किसी भी कंट्री में। मेनली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सारी जितना मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको बताता है। उसके जो गाइडलाइंस है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो जैसे कि हमें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पास कर दिया था। लेकिन जो अगर हम देखें इंडिया में, तो इंडिया में ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अगर हम स्टोरी की बात करें कि आखिर क्यों 26 जनवरी को ही ये फोर्स में लाया गया, देखिए 1930 में जो उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। तो इसीलिए उस डे की इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी, और उसी को देखते हुए 1950 को 26 जनवरी से इंडिया में संविधान को लागू कर दिया गया था। तो अब देखिए, प्रियम्बल की बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी शुरुआत ही हमारे प्रियम्बल के साथ होती है, यानी प्रस्तावना के साथ होती है। जो प्रियम्बल है उसमें आइडियल्स हो गए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सभी इंक्लूड है। यानी जो हमारे संविधान है उसके जितने आदर्श हैं, उद्देश्य हैं और जो बेसिक उसके सिद्धांत हैं उसको दर्शाता है हमारा प्रियम्बल। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रियम्बल में हम देख सकते हैं कि सारे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जितने भी उद्देश्य हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम सीधे सीधे प्रियम्बल को देख के बता सकते हैं। अब देखिए, प्रियम्बल क्या है। देखिए, प्रियम्बल किसी भी बुक का जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, उसी की तरह ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस माना जा सकता है। देखिए, किसी भी इंट्रोडक्शन की तरह प्रियम्बल भी यानी प्रस्तावना भी हमारे संविधान के कंटेंट का तो पार्ट नहीं है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जो उसके पर्पज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो पर्पज़ है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उनको एक्सप्लेन करता है। और एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि प्रियम्बल कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है, देखिए 2 तरीके से हम शॉर्ट में देख सकते हैं। पहला तो जो हमारे इंडिया में, जो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है, उसके बारे में बताता है कि किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, किस तरीके की सरकार होगी, कैसे वो फंक्शन करेगी, उसको शॉर्ट में बताता है। और दूसरा कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो क्या आइडियाज अचीव करना चाहता है, यानी जो आज़ाद भारत है वो किन आदर्श के लिए चल रहा है, किन आदर्श को प्राप्त करना चाहता है। तो इसीलिए देखिए, शॉर्ट में प्रियम्बल, ब्रीफ में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा पूरा संविधान है, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बिल्कुल शॉर्ट में जो उसका सोल है, जो कहना चाहता है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके आइडियल्स आदर्श हैं, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं यानी सिद्धांत हैं, उनको शॉर्ट में बताता है। इसीलिए हमारे प्रियम्बल को, प्रस्तावना को द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि हम इजीली समझ सकते हैं प्रियम्बल से हमारे पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और देखिए, लीगली भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का यूज़ किया जाता है, इवन बाय जुडिशियरी। देखिए, अब हम बात करें कि प्रियम्बल, जो इंडियन प्रियम्बल है वो क्या स्टेट करता है। देखिए, प्रियम्बल कहता है कि We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status
and of opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. देखिए, अगर हम अब बात करें कि जो हमने प्रेम्बल देखा कि प्रेम्बल क्या स्टेट करता है, अब अगर हम देखें कि प्रेम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, तो देखिए प्रेम्बल के जो उद्देश्य हैं वो मेनली तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है उसको बताना है। देखिए अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें तो प्रेम्बल सबसे पहले तो बताता है कि इंडिया को एज अ जो इंडियन स्टेट है, जो भारत राज्य है, उसको सोवराइन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट करता है। और फिर सारे सिटीजन्स को जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की बात करता है, और देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने की बात करता है। अब हम जानते हैं कि आखिर जो ये प्रेम्बल जो पॉलिटिकल टर्म्स यूज़ करता है, क्या इसकी मीनिंग है, इसको समझने की थोड़ी शॉर्ट में कोशिश करते हैं। देखिए पहला टर्म आता है सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। देखिए किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट है यानी कोई भी आज़ाद राज्य है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। अब सोवरेनिटी का मतलब क्या है? देखिए सोवरेनिटी मतलब होता है कि किसी भी अंदरूनी या बाहरी ताकत का जो गवर्नेंस है यानी जो कंट्रोल है उस पर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस ना होना, यानी जो पीपल हैं, जैसे भारत की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो जो जितनी भी पॉलिटिकल पावर है वो यहाँ के सिटीजन्स पे है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मिलिट्री चीफ के हाथ में पावर नहीं है, ये लोगों के अंदर पावर है। लोग चाहे तो अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। तो सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि किसी भी तरीके से अंदरूनी बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज़ का हमारे इंटरनल अफेयर्स में इफेक्ट नहीं होगा, और जितनी भी पावर है वो लोगों के पास है, हम खुद अपने को गवर्न करते हैं। कोई बाहर की ताकत हमारे जो पॉलिसीज़, जितनी भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता बाहर की कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस का, और हम किसी भी तरीके से एक्सटर्नल जो कंट्रोल होता है उससे फ्री होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है यानी विदेश नीति है वो भी हम खुद बनाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं बनाते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी से भी कंट्रोल नहीं होती है, यानी कोई इंटरनल ग्रुप हो गया, मान लें कोई बंच ऑफ पीपल है, लीड ग्रुप है, उनसे कंट्रोल नहीं होती है ना। फॉरेन की जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए या कोई प्राइवेट ग्रुप्स हो गए, तो उनसे कंट्रोल नहीं होती। जो गवर्नमेंट होती है पूरी की पूरी फ्री होती है, यानी एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस होती है किसी भी स्टेट में। फिर दूसरा टर्म आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। देखिए जब हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था, प्रस्तावना थी भारत की, उसमें ये वर्ड नहीं था सोशलिस्ट। तो ये वर्ड 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो देखिए जो सोशलिस्ट जो इंडियन टर्म्स में बात की जाए तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग के टेक्स्ट में ये जो मेजर रोल शो करता है इकोनॉमी का, और ये एक कमिटमेंट की बात करता है कि कैसे हम इनक्वालिटीज़ को हटाई जाएगी, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं यानी जो लोगों की छोटी से छोटी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जाएगी, और इक्वल पे होगी इक्वल वर्क के लिए। तो मेनली जो इकोनॉमिक जितना भी हमारा प्लानिंग है, जितनी इकोनॉमिक रोल है गवर्नमेंट का, उसकी बात करता है यहाँ पर कोई सोशलिस्ट वर्ड। फिर आता है सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष। देखिए इंडिया के टेक्स्ट में बात की जाए तो हम बता सकते हैं कि इंडिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए इंडिया इज़ नाइदर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस नॉट एंटी रिलीजियस। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है, ना किसी धर्म की अवहेलना करता है। देखिए सीधे सीधे सेकुलरिज्म का यहाँ वर्ड है, सेकुलर का वर्ड यहाँ यह आता है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया का कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कोई भी इंडिया यानी भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। ना भारत हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करता है। वो भारत के आगे सारे के सारे धर्म इक्वल हैं। भारत कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ना हिंदू कंट्री है, ना सिख कंट्री है। इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन यानी धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ देखिए अगर बात करें कि धर्मनिरपेक्ष को यानी सेकुलर वर्ड को कैसे इंडिया में डिफाइन किया जा सकता है। देखिए इंडिया में एवरी इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति अपने धर्म को मानने में, उसकी प्रैक्टिस करने में फ्री है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। और जो हमारा स्टेट है यानी भारत है, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, यानी किसी भी तरीके का धर्म को लेके, किसी भी ग्रुप के बिलीव्स को लेके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट टर्म आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए
जैसा कि हमने नोटिस करा कि हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो वो स्टेट करता है कि हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ देखिए, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक देखे तो बहुत हैवी हैवी टर्म यूज़ किया गया है यहाँ को। देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना रही थी। वो एज अ इंडियन सिटीज़न यानी भारतीय नागरिक के तौर पर, आज़ाद भारत के नागरिक के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना रही थी। तो यहाँ बात की गई कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो किसी ने हम पे थोपा नहीं गया, ना ब्रिटिश दे के गया है, ना यूएस ने दिया है, ना चाइना ने दिया। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज़ाद भारत के लोगों ने बनाया है। लोगों ने खुद ये रूल्स लॉज बनाए गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और खुद अपने को गवर्न करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं इंडिया में। फिर जो देखिए डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करें, तो देखिए भारत में जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। वो सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको अकाउंटेबल होती है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर को उसका रोल डायरेक्टली लोगों से जोड़ा जाता है, और लोग ही खुद चुन के सरकार बनाते हैं, खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किसी को भी रोका नहीं जा सकता गवर्नमेंट का एक पार्ट बनने में। और देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है यानी लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो हमारे प्रोविज़न से आते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार है जो हमारा, इलेक्शंस हो गए हमारे, और फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी अगर सरकार सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है वो लोगों के आगे उत्तरदायित्व है, उसका रिस्पॉन्सिबल है वो। और देखिए रिपब्लिक की बात की जाए, गणराज्य की बात की जाए, देखिए यहाँ कोई मोनार्च वाला सिस्टम नहीं है इंडिया में, यानी राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कोई एक प्रेसिडेंट होते हैं स्टेट के हेड, और वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा ही। और ये कोई हेरेडिटरी रूलर नहीं है, यानी वंशवाद नहीं चलता है हेड ऑफ स्टेट में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। फिर नेक्स्ट टर्म जो हम प्रेमबल में देखते हैं वो जस्टिस यानी न्याय की बात की जाती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करते हुए हमारा प्रेमबल कहता है कि सभी लोगों को, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको जस्टिस क्या कहते हैं प्रॉमिस की जाती है। फिर चाहे वो बेसिक राइट्स के लिए हो, या फूड के लिए हो, क्लोथिंग, हाउसिंग, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, या लिविंग विद डिग्निटी है ह्यूमन बीइंग की बात हो, हर तरीके का न्याय की बात की जाती है। फिर चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या पॉलिटिकल हो। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए तो सभी को डिसीजन मेकिंग का राइट है, कोई भी गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता है, गवर्नमेंट को, हर किसी को राइट टू वोट है। तो न्याय सभी को बराबर दिया गया है, और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें लिबर्टी। देखिए लिबर्टी यहाँ सभी इंडियन जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन यानी विचारों की स्वतंत्रता है यहाँ पर। और जो हमें हमारी लिबर्टी दी गई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकारों से गारंटी की गई है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है इक्वालिटी, समानता की बात की गई है। देखिए आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, जो नवीन जो लोकतंत्र का जो विचारधारा है, उसकी इसेंस यानी जो उसका आत्मा है वो है इक्वालिटी, समानता ही जो मेन कंटेक्स्ट है किसी भी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट का। तो सभी जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनको इक्वली ट्रीट करने की बात की गई है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई है। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा उनके कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, बर्थ को लेके, रिलीजन को लेके, सेक्स को लेके। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी सब इक्वल हैं बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन, कि किस रिलीजन में, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में उसका जन्म होता है, इससे रिगार्डलेस उसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी भाईचारे की बात की गई है, डिग्निटी मर्यादा की बात की है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता की बात की है। देखिए अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हम देखते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय हम देखते हैं कि जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। एक तरफ से पूरा पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, और उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब छोटे छोटे जो राजा महाराजा वाले रियासतें थी, ऑलमोस्ट 565 के आसपास रियासतें थी, और ब्रिटिश इंडिया फिर अलग से था। तो इनको जो जोड़ने की बात थी, देखिए इंडिया बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है। तो यहाँ आपको
पर 10 किलोमीटर में एक नया प्रैक्टिस मिल जाएगी, नए कल्चर मिल जाता है हमें। तो इतने बड़े कल्चर को एक सेकुलर इंडिया में जोड़ना, एक इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को, मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को एक साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ा टफ टास्क था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्हें भी पता थे। तो इनके प्रोविज़न, ताकि आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर में लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये यूनिटी को, एकता को, अखंडता को बनाए रखे जा सके। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो भारत है, आज़ाद भारत है, उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स बन जाए, या लोगों में जो कल्चरली डिफरेंस आने लग जाए, जो बहुत बड़ा गैप बना दे लोगों के बीच में। तो इसको देखते हुए इन टर्म्स का भी यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रोविजंस बनाए गए हैं कि कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखे जा सके, और लोगों की जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके, और कैसे हम इतने बड़े डाइवर्स कल्चर में भी फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व यानी भाईचारे को बनाए रखे जा सके। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में, उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, और जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और फॉर ऑल दोज प्रिपेयरिंग फॉर SSB, they may check out the book version of SSB prepared by Defense Taiyari itself. The links will be in the description below. Thank you and Jai Hind.